हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कवर करेंगे। ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट को भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो टाइमलाइन है इसका अप्रोक्स 10,000 से 12,000 ईयर्स अगो की बात है ये। द मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज। तो ठीक है, आपको एमसीक्यू से यहाँ पे क्वेश्चन एक छोटा सा बन सकता है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ऑफ और द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन रेफर टू द मेजर शिफ्ट फ्रॉम द हंटिंग एंड गैदरिंग टू द एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ विच बिगन अराउंड 10,000 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज. It marked a fundamental transformation in human history and initiated the widespread and permanent environmental changes. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे मास्टरी ऑफ फायर को कवर करा था, पहले वो है ना मास्टरी ऑफ फायर वाला ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बेस बनेगा, क्योंकि हमें उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए आइडिया हमें उसी से आया, फायर से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे हमने हंटिंग से छोड़कर, मतलब हमने हंटिंग से हटकर अभी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा है, एग्रीकल्चरिंग चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसकी वजह से परमानेंट एनवायरनमेंट में चेंज होना भी स्टार्ट हो गया है। From the environmental science viewpoint, this revolution represents the first large-scale human intervention in the natural ecosystem, laying the foundation for the modern environmental challenges such as the land degradation, deforestation, and water management issues and the biodiversity loss. ठीक है, तो वो हमने फायर वाले में भी देखा था, जहाँ पे डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे हमने वही भी कवर करी थी कि फायर को कंट्रोल करने की वजह से इंसान को पावर मिली है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, अभी एग्रीकल्चर की वजह से उसने प्रॉपरली उस चीज़ को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया, जहाँ पे अभी वो हंटिंग भी कर सकता है और एग्रीकल्चर की वजह से अपना पेट भी पाल सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन इन द ह्यूमन इकोसिस्टम बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमने देखने को मिले। डिफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहले सिर्फ पीने के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होती थी, अभी हमें फार्मिंग करनी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ हम अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर खेत में पानी चाहिए रहेगा हमें, ताकि उस सीज़न वाइज पानी हमें मिलता रहे, ताकि उसमें जो पाक है वो प्रॉपरली हमें मिल पाए, ठीक है। तो हमें प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट भी करना होगा और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हमने उस टाइम पे देखने को मिला। हम मीनिंग से समझे तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन रेफर टू द पीरियड व्हेन द ह्यूमन सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द नोमैडिक लाइफस्टाइल टू फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स एंड द इंटेंसिव लैंड यूज़, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल करने लगे और एनिमल्स को अपने फ़ायदे के लिए डोमेस्टिक एनिमल बनाना उससे स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जो एनिमल्स उनको लग रहे थे, ठीक है, काव हो गया, बैल हो गई, गाय, बकरी, जो भी उनको एनिमल्स चाहिए रह रहे हैं, उनको उन्होंने डोमेस्टिक बनाना स्टार्ट कर दिया। इन एनवायरमेंटल टर्म्स इट मीन्स द लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप फॉर द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को फूड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से स्टार्ट तो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन कॉज, मतलब चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। ह्यूमन कॉज जो चेंजेस हैं हम उनको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। तो किस किस चीज़ में, सॉइल में, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी, इन सभी चीज़ों में स्टार्ट होनी हो गई। अ शिफ्ट इन द ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप फ्रॉम द को एक्सिस्टेंट टू द कंट्रोल। अभी जैसे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट पहले साथ साथ रहते थे, अभी क्या होना स्टार्ट हो गया, ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन हम अगर देखें तो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया 10,000 BCE से, फर्टाइल क्रिसेंट उसको बोलेंगे, जहाँ पे मॉडर्न डे मिडिल ईस्ट का टाइम है। लेटर स्प्रेड टू द इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, ठीक है। तो सबसे पहले वो मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चर, फिर इंडिया, चाइना, अफ्रीका जैसे देशों में भी उसका टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है। अर्ली क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ली एंड लेंटिल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गेहूँ वगैरह, जव है, या फिर दाल, सभी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली। और राइस, चाइना में हमने फार्मिंग उसकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और
मेज़ एंड बीन्स जैसी जो है मकई वगैरह, ये सब चीज़ें अमेरिका में स्टार्ट हो गई। एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, जहाँ पे शिप, गोट, कैटल, पिग्स, इन सबको भी अपने फ़ायदे के लिए डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया कि उनको जो चीज़ें चाहिए रहती है, शिप में से हमें, गोट में से जो भी दूध वगैरह या फिर जो उनका वुल चाहिए रहता है वो हमें मिल जाए, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द प्लग इरिगेशन एंड द स्टोरेज सिस्टम आर सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो वो कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए, या फिर पर्टिकुलर कोई ब्रीड को चूज़ करते थे कि हाँ इनमें से हमने क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उन्हीं एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल बनाए। This shift allowed the humans to settle in one place, create the surpluses and build the civilization, but also intensified the pressure on the environment, ठीक है। इंसान चाहता था कि एक ही जगह पे उन्हें सभी चीज़ें मिलते रहे, ठीक है। एनिमल्स भी उसको मिले, फार्मिंग कर रहे तो फार्मिंग के लिए लैंड भी मिल जाए और सूटेबल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो, तो एक ही जगह सभी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस जगह के लिए एनवायरनमेंट में प्रेशर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। कि वो एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग, तो एनवायरनमेंट ने तो हर जगह पे अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करी है, लेकिन इंसान को हर उस जगह पे सभी चीज़ें चाहिए रह रही है, तो वो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में प्रेशर होना स्टार्ट हो गई। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन डिटेल हम अगर देखें तो लैंड यूज चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से लार्जर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स वेर डिक्लेयर टू मेक द स्पेस फॉर द फार्मिंग, ठीक है। अपने मतलब फार्मिंग के लिए जो ग्रास लैंड्स वगैरह है तो उनको क्लियर करना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ पे हम कुछ उगाए और उसको खाए हम। कॉज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सॉइल इरोशन एंड द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एरिया में जो पहले जो रहते होंगे जो बायोडाइवर्सिटीज़ एरियाज़ में, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। जो हैबिटेंट वहाँ पे रहते ही थे, एनिमल्स हो गए या फिर इंसेक्ट्स है, तो वो उस जगह को छोड़ के कहीं और उनको शिफ्ट होने पड़ी, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन भी स्टार्ट हो गए, जहाँ पे वाइड स्प्रेड ट्री कटिंग होनी स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए। अगर पहले इतने में पेड़ हुआ करते थे, तो अभी उनको इतनी लैंड भी चाहिए और यहाँ पे पेड़ कटिंग होनी स्टार्ट हो गई और यहाँ पे पूरा एरिया उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बढ़ गया, डिस्टर्बेंस ऑफ द वाटर साइकिल बढ़ गई एंड सॉइल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सॉइल की क्वालिटी कम होना स्टार्ट हो गई। फिर सॉइल डिप्लेशन एंड इरोशन, जहाँ पे कंटिन्यूस कल्टीवेशन विदाउट द रोटेशन लेड टू, मतलब आप एक ही ज़मीन पे अगर हमेशा वीट ही उगाते हो, ठीक है, तो वो उसमें से जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो न्यूट्रिशन पावर वो लॉस कर लेगी, ठीक है। तो एंड डिक्लाइन इन द सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी एंड डिसर्टिफिकेशन इन सम रीजन, ठीक है। तो अभी फिर वो समय के साथ वो लैंड किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टाइम उस पर रोटेशन करते रहना है, ठीक है। एक बार वीट उगाया, दूसरी बार हमें मूंगफली ट्राई करनी है, इस तरह से कुछ ना कुछ अलग उस पर एक्सपेरिमेंट हमें करते रहने हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे सॉइल की। फिर वाटर रिसोर्स एक्सप्लोटेशन, जहाँ पे अर्ली इरिगेशन सिस्टम डाइवर्ट द रिवर्स एंड स्ट्रीम leading to water lodging, salinization and decrease the river flow and the wetland degradation, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में एक्सप्लोटेशन भी हमें देखने को मिला, जहाँ पे हम इरिगेशन के लिए से ज़्यादा रिवर्स एंड स्ट्रीम को हम, मतलब अगर आज के टाइम में बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका पानी का स्तर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। या तो पानी वो बहुत अभी पहले जैसे वेल वगैरह, अगर आपको पता हो कुआं है या फिर वेल वगैरह वो बनाते थे, जिसकी वजह से ज़मीन को खोद के उसमें से पानी निकलता था, पहले मीठा हुआ करता था और ज़मीन के कुछ फुट खोदते ही पानी मिल जाता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खोदने के बाद पानी मिल रहा है और पानी भी खारा आ रहा है, ठीक है। सेलिनेशन पानी हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेटलैंड डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है, पानी का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। फिर इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ फ्यू स्पेसीज लैंड टू जेनेटिक नैरोइंग होनी स्टार्ट हो गई है, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर डिस्प्लेस एंड लॉस ऑफ द नेटिव इकोसिस्टम एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में भी चेंज होना स्टार्ट हो गई है, कुछ जिन डोमेस्टिकेशन ऑफ द फ्यू स्पेसीज लेड टू जेनेटिक नैरोइंग होनी स्टार्ट हो गई है कि अभी अगर कोई गाय को जंगल में छोड़ आते हैं तो वो वहाँ पे अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो, मतलब हम जेनेटिक माइंडसेट हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही बन गया है, ठीक है, कि वो डोमेस्टिक एनिमल है, उनको सभी चीज़ें सहेलियत से हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है, कहाँ से या फिर उन सब की चीज़ों के अभी से सराउंडिंग उनके साफ़ सुथरी सराउंडिंग होनी चाहिए। अभी वो वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहने के लिए अभी वो सक्षम नहीं है, जैसे कि पहले के टाइम में तो वो ऐसे ही घूमती रहती थी जंगल में, ठीक है।
फिर वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिस्प्लेस, ठीक है, उनको जो ऐसे कोई प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, ठीक है, जो पहले जंगल में बेखौफ घूमते थे, लेकिन अभी इंसानों की बहुत ज़्यादा चहल पहल की वजह से वो भी अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं और वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो जिसकी वजह से इकोसिस्टम पूरी की तरह डिस्टर्ब हो गई है। फिर एयर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो स्लैश एंड बर्न मेथड्स रिलीज द CO2 एंड द सूट एंड लैंड क्लियरिंग कंट्रीब्यूट द लोकलाइजेशन क्लाइमेट चेंजेस एंड एग्रीकल्चर बिगन अल्टरिंग द ग्लोबल कार्बन साइकिल, ठीक है, तो एयर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट पे हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि जो एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा जो बचा हुआ जो कूड़ा है वगैरह या तो जो घास ऐसे उगाते हैं तो उसको लोग जला देते थे, तो जिसकी वजह से CO2 एंड सूट रिलीज होती थी, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें लोकल एरिया में देखने को मिल रहा था एंड इसकी वजह से ग्लोबल कार्बन साइकिल भी इफेक्ट हो रहा था उसकी वजह से। फिर वेस्ट एंड पॉल्यूशन की अगर बात करें तो सेटलमेंट्स लेड टू ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट अक्यूमुलेशन कॉजिंग द अर्ली फॉर्म ऑफ द पॉल्यूशन एंड वाटर कंटेमिनेशन एंड सैनिटेशन इश्यूज हमें इसकी वजह से ही देखने को मिले, जहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट साथ में क्रिएट हो रही थी वेस्ट एंड पॉल्यूशन उसकी वजह से। फिर पॉजिटिव एनवायरमेंटल एडॉप्शन हमने क्या देखने को मिला फार्मिंग की वजह से, टेरेस फार्मिंग हमने स्टार्ट करी, इरिगेशन स्टार्ट करी, जहाँ पे एंशिएंट इंडियन एशियन शोकेस अर्ली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमने देख रहे हम हमारे अगर आगे के टॉपिक हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड है तो वहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी हमें देखने को मिली हुई है। क्रॉप रोटेशन एंड कंपोजिंग वेयर्स अर्ली अटेम्प्ट टू मेंटेन दी सॉइल हेल्थ, ठीक है, क्रॉप रोटेशन जैसे ही हमने बोला कि एक ही खेत में आपको एक ही जो क्रॉप है वो नहीं उसमें उगाना है, ठीक है, उसको बार बार मतलब रोटेट करते रहना है, तो वो भी हमने समझा जिसकी वजह से सॉइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम देखें लाइक टू ग्राउंड वर्क फॉर दी अर्बनाइजेशन की वजह से ये सब चीज़ें भी हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, मतलब अभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा लैंड चाह रही है और ज़्यादा क्रॉप हमने उगाने होंगे उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। फिर इंक्रीज द रिसोर्स डिमांड, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्न डे क्लाइमेट चेंज एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड फूड सिक्योरिटी इश्यूज, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन एंड फूड सिक्योरिटी इश्यूज बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम कंक्लूजन में अगर समझे तो ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द नियोलिथिक रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोसाइटी एंड ट्रिगर अ प्रोफाउंड इकोलॉजिकल शिफ्ट व्हाइल इट enabled the civilization to flourish. It also introduced the first long-term human pressure on the environment. From the environmental science lens, the revolution marked the beginning of the human-driven ecological changes and the transition from nature to the anthropogenic ecosystem, a continuous cycle to resource use of the environmental responses, ठीक है। तो जहाँ पे जब से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई है तो वहाँ पे ह्यूमन प्रेशर सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेशर एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ह्यूमन ड्रिवन इकोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि मतलब अपने फ़ायदे के लिए इंसान ने इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो गया है। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट, जहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन देखें हम इसका तो ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन रेफर टू द अर्ली एडवांसमेंट सोसाइटीज दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन कल्चर, गवर्नेंस, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर एंड साइंस। दिस सिविलाइजेशन इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफन अराउंड रिवर्स वैली, सिग्निफिकेंटली इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से हम यही समझ रहे हैं कि एडवांस सोसाइटीज दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन कल्चर, ठीक है, कि हमारे लिए एक ऐसी सोसाइटी पहले थी जहाँ जिसको देख के समझ के हमने आज की जो कल्चर या गवर्नेंस या आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, साइंस ये सब हमने उनसे सीखा है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा वही थी कि सबसे पहले वो रिवर से रिलेटेड सभी चीज़ें थी, क्योंकि पहले पानी सब था तो एग्रीकल्चर, फार्मिंग वो सब चीज़ें वो एकदम रिवर के मतलब रिवर बैंक पे ही करते थे, तो वो सभी चीज़ें भी हमने समझनी है आगे। इसका मीनिंग अगर देखें तो टर्म एंशिएंट सिविलाइजेशन रेफर टू द अर्ली ऑर्गेनाइज सोसाइटीज दैट डेवलप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक गवर्नमेंट सिस्टम, cities, writing, religions and economies. The environment played the key role in shaping this civilization, providing the resources like the water, fertile land and the minerals while also posing challenges like the floods and droughts, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे एनवायरनमेंट हमारे
एनवायरनमेंट भी की रोल प्ले कर रहा था शेप करने के लिए सिविलाइजेशन, मतलब कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, इसके लिए हमें वाटर, फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी, मिनरल्स की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा था, और साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी हमें बार बार देखने को मिल रहे थे, जैसे फ्लड आ रहे थे या तो फिर ड्रॉट्स आ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ में प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने टाइम के साथ साथ प्रॉपर डेवलप की किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम सीखी, सिटीज़ कैसे बनानी है और कैसे लिखना पढ़ना है, रिलीजियस रिचुअल्स को कैसे फॉलो करना है, इकोनॉमिक्स कैसे मेंटेन करके रखनी है, वो सब चीज़ें हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से सीखते हैं। The great ancient civilization and the environment means studying how early societies evolved in response to their surroundings and how they used or impacted natural resources। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमने कैसे चीज़ों को समझा, रिस्पॉन्स करा और अपने सराउंडिंग्स चीज़ों से हमने किस तरह से चीज़ों को इवॉल्व करा, ठीक है। अगर हिस्ट्री देखिए ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन की विथ एनवायरमेंट इंटरेक्शन, तो फर्स्ट फेज आ रहा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, इसका एरा भी हम एक बार देख लेंगे। तो लोकेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है बिटवीन टाइग्रिस एंड द यूफ्रेटिस रिवर में, जो मॉडर्न इराक में हमें देखने को मिल रही है। इसमें एनवायरमेंट के साथ ही फर्टाइल क्रिसेंट्स एंड रेगुलर फ्लडिंग, एनरिचमेंट एंड सॉइल हमें देखने को मिलती थी। इसका मेन इम्पैक्ट यही था कि बिल्ड द कैनल्स एंड इरिगेशन सिस्टम, डिफॉरेस्टेशन एंड सैलिनाइजेशन इवेंचुअली एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस फेज़ में हमने सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में यही इम्पैक्ट हुआ कि इरिगेशन सिस्टम एंड कैनल्स बनना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन एंड पानी, मैंने वही बोला कि पहले पानी बहुत जल्दी हमें अच्छा मीठा मिल जाता था, लेकिन अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीन खोदना स्टार्ट हो गया, तो पानी का स्तर भी नीचे चला गया, और जितना हम खोदते जा रहे हैं तो वहाँ पे खारा पानी आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो वही है मेसोपोटामियम, वो हम ये एरिया है जहाँ पे पहले इस तरह से लोग रिवर बैंक पे ही चीज़ें बसा देते थे। हम इराक का एरिया है, तो ऑब्वियसली आपको रेत यहाँ पे देखने को मिल रही है। फर्टाइल क्रिसेंट हमें यहाँ पे है फर्स्ट ओवर, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे हम पूरा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आजू बाजू हमें पानी भी दिख रहा है। फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी है, जहाँ पे नाइल रिवर मेन लोकेशन है, नाइल रिवर वैली एंड एनवायरनमेंट में डिपेंडेंस ऑफ द नाइल्स प्रेडिक्टेबल फ्लड फॉर द एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा वही है, नाइल नदी पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, ठीक है। फिर इम्पैक्ट यही होगा सस्टेनेबल फार्मिंग फॉर द सेंचुरीज एंड ओवरलाइंस ऑन द नाइल साइकिल मेड इट वल्नरेबल फॉर टू द क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट थे कि नाइल में जैसे पानी आ रहा है बारिश का, वही हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमने खुद से कुछ तभी उस टाइम पे उन्होंने कुछ इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह कुछ करी नहीं थी, तो वो वही उस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से नाइल नदी में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उनको फार्मिंग में डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो इजिप्टियन है, हमने मूवीज़ में भी इस टाइप से इजिप्ट के पिरामिड्स वगैरह भी देखे हुए हैं, वहाँ पे फार्मिंग इस तरह से ही करी जाती है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2600 BC से 1900 BC के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। मेन लोकेशन प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडस रिवर की बात हो रही है, जहाँ पे एनवायरमेंट रिच एलुवियल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ। इसका मेन इम्पैक्ट यही है कि एडवांस ड्रेनिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड द रिवर शिफ्ट में हैव द लेड टू कोलैप्स, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा रिवर पे नॉर्मल रिवर वाटर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर पानी नदी में नहीं होगा तो हम भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हम देख सकते हो पहले ये पूरा हम बोल सकते हैं ये अखंड भारत था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया है, वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के साथ कनेक्टेड है। बाजू में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की फ़ोटो भी डाला हुआ है। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन जो येलो रिवर वैली के साथ कनेक्टेड है, मतलब कोई भी सिविलाइजेशन है ना वो रिवर किनारे ही है, मतलब रिवर बैंक के साथ ही कनेक्टेड है, वो हमें याद रखना है, रिवर वैली के साथ कनेक्टेड है। एनवायरमेंट अगर हम देखें तो लॉसेस, प्लेट्यूलियो, रिवर फ्लडिंग, रिक्वायर फ्लड कंट्रोल टेक्निक्स, ये सब हमें देखने को मिली थी उस टाइम। इम्पैक्ट इसका यही हुआ, एनवायरमेंट में ये सब चेंज हुआ उसकी वजह से। तो हमने टेरेसिंग करना, इरीगेशन करना, फ्लड मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट सॉइल इक्वालिटी, ये सब जो होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जहाँ पे येलो रिवर की हम बात करें तो ये हमारी येलो रिवर है, ठीक है। यहाँ से ये एरिया पूरा जो इसको अलग से कलर दिया गया है।
फिर मेसोमेरियन सिविलाइजेशन जो माया एजेंट के साथ कनेक्टेड है। एनवायरनमेंट इसका देखें तो रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रही है, हाईलैंड्स एंड लेक्स की बात हो रही है। इसका मेन इम्पैक्ट है स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोशन एंड ड्रॉट इंड्यूस द कोलैप्स। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लाइक द माया। ठीक है, तो वही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बर्न की वजह से वो पूरे की पूरी लैंड ही मतलब सॉइल इरोशन उस पर देखने को मिलता है, उस पर कुछ भी प्रोडक्टिव मतलब क्वालिटी उसकी डिग्रेड होती जा रही, जिसकी वजह से ड्रॉट भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मिजोमियन सिविलाइजेशन है। जैसे यहाँ पे भी एक हम इस तरह से पिरामिड देख सकते हैं। फिर ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, जहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। जो मेन इम्पैक्ट है कि एग्रीकल्चर एक्सपांशन, माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एंड रोमन रोड्स एंड एडिक्वेट्स ट्रांसफॉर्म दी लैंडस्केप। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपांशन है और माइनिंग देखने को मिल रही है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अभी मिनरल्स और प्रोडक्ट्स के लिए माइनिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीक एंड रोमन एरिया है, जहाँ पे यहाँ पे इस टाइप से इसका सिविलाइजेशन हुआ करता था। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन में। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इनोवेशन होना स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चर में, जहाँ पे इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन जैसी सोच हमारी हो गई थी। फिर अर्बन प्लानिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि इंडो सिटीज़ में हमें देखने को मिलती है। अर्ली एनवायरमेंटल अडोप्शन लाइक द नाइल बेस्ड कैलेंडर्स हमने स्टार्ट कर दिया था। और नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल एंड एग्रीकल्चर, सॉइल डिग्रेडेशन भी हो गई थी जो ओवर द फार्मिंग एंड सैलिनेशन की वजह से, एंड वाटर रिसोर्स डिप्लेशन एंड कंटेमिनेशन हमें देखने को मिल रहा था, पानी की अछत हो गई थी। एंड कोलैप्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट लाइक द इंडोस एंड माया। ठीक है, तो ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। फिर एनवायरमेंटल लेसन हमने क्या सीखा एंशिएंट सिविलाइजेशन से कि सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हमने करना है फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना है। सिविलाइजेशन थ्राइव व्हेन दे वर्क विद द नेचर नॉट अगेंस्ट इट। ठीक है, हमें नेचर के साथ रहकर काम करना है, उसके अगेंस्ट जाके नहीं। फिर ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कैन लीड टू सोसाइटल एंड पॉलिटिकल कोलैप्स। ठीक है, हम अगर सोसाइटी में अगर सही से रहना है तो हमें एनवायरनमेंट के साथ रह के करना है, ना कि एनवायरनमेंट से ऊपर रह के। ठीक है, करना है। फिर एंशिएंट विजडम लाइक द वाटर कंजर्वेशन एंड डिजर्ट कल्चर स्टिल ऑफर वैल्यू टुडे। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में वाटर कंजर्वेशन एंड डेजर्ट कल्चरल्स हमें देखने को मिलते थे, तो वही विजडम्स को हमने फिर से फॉलो करना है। इसका मेन कंक्लूजन अगर देखें तो ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन वेर डीपली इंटरवेन्ड विद द एनवायरमेंटल। दिस राइज एंड फॉल शो दैट द एनवायरमेंट इज नॉट जस्ट अ बैकड्रॉप टू दिस हिस्ट्री, इट्स एन एक्टिव एजेंट। ठीक है, तो हमें पास से कुछ ना कुछ हिस्ट्री से हमारे कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, वो हमारे लिए एक्टिव एजेंट की तरह काम करते हैं। स्टडिंग हाउ दिस सोसाइटी अडॉप्ट और फेल टू अडॉप्ट ऑफर द वैल्यूएबल इंसाइट इन द टूडेज एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने पास से जो जो चीज़ें सीखेंगे वही हमारे आज के लिए और आने वाले कल के लिए हमें काम आएंगी। तो ये जो हमने चीज़ें सीखी थी मतलब हमारे 2 लेक्चर में, मास्टरी ऑफ फायर, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो इसके जो समरी दी गई है वो आराम से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।